नमस्कार। शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन यानी कि फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन। भारतीय बाजार वैसे तो आज रेंज में ही कामकाज कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में बिकवाली आई और बिकवाली एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी मार्केट्स के अंदर, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। और कैश मार्केट के शेयर तो तेज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे, जहां पर आप इंडेक्स पे देखेंगे तो शायद बहुत एक्शन नहीं होगा, लेकिन कैश मार्केट के शेयरों में तो अच्छी खासी बिकवाली थी। 1600 शेयर बिकवाली में थे। करीब 400 से 600 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, तो बिकवाली वहां पर थी। F&O साइड पे जाएंगे तो हाँ, आईटी में प्रॉफिट टेकिंग थी, फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग थी, ओएमसीज में आज खरीदारी थी। जितने होप ट्रेड होते हैं बाजार के, जैसे कि वोडाफोन, जैसे कि एचसीसी, रतन इंडिया पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ये सारे के सारे शेयर आज टूटे। बाजार के डार्लिंग यानी कि आईआरएफसी और आईआर ईडा और इरकॉन, ये समय सब में अभी भी तेजी चली रही है, तो आज भी तेजी में थे। सो इस तरह से मार्केट सेग्रीगेटेड वे में कामकाज कर रहा था। बाकी कल अब बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो वही इवेंट एक बड़ा है जिस पर आपको नजर रखनी होगी। बाकी बाजार बंद होने के बाद क्या क्या हुआ ये आपको बताते हैं कल की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो अर्निंग्स आए एचडीएफसी बैंक के। आज वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई, 22 जनवरी 2024, ये आज निफ्टी का हाई बना। एक इंटरेस्टिंग नंबर था इसलिए बता दिया। ओके, आज एचडीएफसी बैंक के नंबर आए। एचडीएफसी बैंक के नंबर वैसे इन टोटल अच्छे ही दिख रहे हैं, खराब नहीं है। क्यू ऑन क्यू नंबर्स को देखिएगा, वाई वाई मत देखिएगा, क्योंकि क्यू ऑन क्यू ही कंपेरेबल है, वाई वाई तो मर्जर हुआ है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रोविजनिंग बढ़कर आएगी, क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़नी थी। नई मर्जर होती है तो प्रोविजनिंग थोड़ी हायर साइड पर रखते ही हैं उसको, लेकिन अदरवाइज मुनाफा अनुमान से बेटर आया है, 16,372 करोड़। एनआई अनुमान के आसपास है। ग्रॉस एनपीए स्लाइटली घटा है, नेट एनपीए स्लाइटली घटा है। प्रोविजनिंग बढ़नी थी ऑब्वियसली, वो तो अनुमान के से बढ़ के आई है। एडवांसेस ग्रोथ करीब 62-63% के आसपास बढ़कर आई इस बारी, तो ये एक नंबर है, बेटर साइड पे आप मान लीजिए। एलएनटी टेक अनुमान के आसपास है, 336 करोड़ का मुनाफा आया है, 332 का अनुमान था। आय 2454 करोड़ का अनुमान था, 2422 करोड़ आई है। एबिट 425 करोड़ का अनुमान था, 416 करोड़ आई है। एबिट मार्जिन 17.5 का अनुमान था, 17.5 ही आया है, तो ये बिल्कुल अनुमान के आसपास ही, इसमें तो कुछ खास करने लायक है नहीं। एचडीएफसी की बुलिश कमेंट्री भी है, तो शायद वहाँ पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा अब तक और वे रेल विकास निगम ने एक करार किया है जेवी सोलर पावर को लेकर, ये पॉजिटिव खबर है इनके लिए। आईसीआई सिक्योरिटीज़ के नंबर अच्छे आए, ये आज वैसे भी अपने नए हाई पर पहुंच गया है, डीलिस्टिंग कैंडिडेट वैसे भी, तो इसलिए भी इसमें तेजी आनी है। 281 करोड़ रुपए के मुकाबले 466 करोड़ का मुनाफा और 1323 करोड़ रुपए की आय आई है 880 करोड़ रुपए के सामने, तो अच्छे नंबर हैं। आयरेडा सबका प्यारा, उसने करार किया है इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ टाई अप को लेकर, तो ये एक और अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा, तो इनके ऊपर आप नजर रखेंगे जो आज बाजार बंद होने के बाद आए हैं। अब कल दो तीन चीजें हैं। पहला, कल नंबर आने हैं एलएनटी इन्फोटेक माइंड ट्री के, फ्लैट साइड पर नंबर आएंगे, लेकिन बाजार सब डिस्काउंट करके बैठा है। दूसरा नंबर आएंगे एशियन पेंट के, अच्छे नंबर आने का अनुमान है, बाजार ने अब तक आज कुछ डिस्काउंटिंग की है, लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं, लेकिन अच्छे नंबर आने का अनुमान है, क्योंकि Q3 इनके लिए फेवरेबल होता है। और एकल के नंबर आएंगे, और एकल के नंबर से बहुत रिलेवेंस उनकी होती नहीं है, वो आमतौर पर नंबर पर रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन वो अपर एंड 5200, लोअर एंड 3600 इसी में घूमता है डिविडेंड पे। डिविडेंड का नंबर क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है, बढ़ के आना चाहिए इस बारी। उसके अलावा कल कुछ आने वालों में एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नंबर और आना है। एचडीएफसी लाइफ ने निराश किया, लेकिन वो निराश ऑलरेडी बाजार मान चुका है कि खराब नंबर आएंगे इंश्योरेंस के, तो अगर ये सरप्राइज कर देता है नंबर, तो शायद बढ़िया साइड पे नंबर आप मान सकते हैं रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। धीरे धीरे पिकअप आ ही रहा है। रिलायंस का नंबर अवेटेड है 19 तारीख को, तो अब बाजार ये सारी चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखिएगा। बाकी कैश मार्केट के शेयरों में तो हलचल है ही, स्लोली एंड स्टेडली मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर लेने की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको भी आधार मान के चलिएगा। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर तरफ से जो सवाल आने शुरू होने वाले हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करके। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, किधर गया ये रहा। पहला सवाल आया है मेरे पास, सर जेके सीमेंट वर्सेस डालमिया भारत, विच इज़ योर लॉन्ग टर्म व्यू एंड विच शुड टू पिक फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपी। देखो जैन साहब, खराब दोनों नहीं है। इस सेक्टर की बेस्ट कंपनीज अल्ट्राटेक, अगर आपके पास वो नहीं है तो ले लीजिए। अगर सीमेंट में आप पैसा डालना चाहते हैं तो एक लीजिए, दो लीजिए, 10 लीजिए, 15 लीजिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो आपके सीमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा हमेशा होना चाहिए, वो अल्ट्राटेक सीमेंट है, पहला नाम।
इसको अगर आप दरकिनार रख देते हैं कि नहीं ये बहुत महंगा है, तो श्री सीमेंट उससे महंगा है वैसे तो, लेकिन ठीक है आप अल्ट्राटेक ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है इसमें। सेकंड नंबर पर अगर आप इसके अलावा कुछ ढूंढ रहे हैं तो डालमिया भारत, देन थर्ड इज जेके सीमेंट। अब आप बोलोगे श्री सीमेंट क्यों नहीं, क्योंकि श्री ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है और वहाँ इश्यूज भी चल रहे हैं, वो कुछ रिसेंटली केस वेस भी आया था, लेकिन फिर भी ये दोनों बेटर हैं। आप किस में जाने के प्रेफरेंस रखते हो? डालमिया भारत, ऑब्वियसली इक्विटी ज़्यादा छोटी उसी की है। जेके सीमेंट भी खराब नहीं है। सो अब ऑब्वियसली बात है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, लेकिन दोनों कंपनियां खराब नहीं है। डालमिया भारत बेटर है दोनों में कंपेरेटिवली, बट अगेन अगर अल्ट्राटेक आपके पास नहीं है तो पहले वो ऐड होगा, उसके बाद आप इन दोनों में फोकस करना। लार्ज कैप आपके पास हमेशा होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। वो हमेशा घर में रहते हैं ना, बुजुर्ग होने ज़रूरी होते हैं घर को स्थिर रखने के लिए, तो इसीलिए उनकी ज़रूरत आपको रहेगी ही रहेगी, तो ये आप रखिए ही रखिए। उसके बाद आप कुछ भी स्टॉक लेते रहिए, लेकिन दोनों कंपनियों में डालमिया भारत इज प्रेफरेबल भी बेटर। जेके नीचे मिल जाए तो इससे वंडरफुल कंपनी अगेन। ओके आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, डॉक्टर रेड्डी एट CMP। ममता मैम, वैसे तो ये मतलब इट्स अ क्वालिटी असेट टू ओन। अगेन फार्मा का इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। अभी के दाम पर मुझे लगता है अपना हाई काट देना चाहिए इसको, जो इसने रिसेंटली हाई बनाया था 5900 समथिंग का, वो हाई कटना चाहिए। अभी तक तो नहीं कटा, उसके नीचे ही है। सो आप इसमें आउटराइटली कोई भी शेयर जब लार्ज कैप होता है और क्वालिटी होता है तो उसमें आप भाव के ऊपर बेट नहीं कर सकते कि आप किस भाव पर लोगे। बेट आप कहाँ कर सकते हो? आप बेट कर सकते हो उसके SIP पे, उसकी क्वालिटी पे। तो अगर कोई क्वालिटी कंपनी है जो आपको लगता है क्वालिटी है और इसका एसेट अच्छा है, तो आप उसको SIP वे में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो। तो आप 5800 5900 जो भी ऐसा डॉक्टर रेड्डी का दाम चल रहा है उसमें थोड़ा शेयर ले लो, 1 शेयर 2 शेयर जो भी आपकी एपेटाइट है। उसके बाद कहीं गिरेगा तो फिर 1 शेयर और 2 शेयर, या SIP वे में हर महीने 1 1 2 2, हर 2 2 महीने में 1 1 2 2, जैसे आपको सही लगे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो। खराबी खामी नहीं है इस कंपनी की क्वालिटी में, खराबी खामी है इसके भाव में, और विद टाइम वो SIP से एडजस्ट हो जाएगा। सो आप धीरे धीरे उसको रख सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी। नीचे मिल जाए, डॉक्टर जैसे डॉक्टर वो डिवीज था, आज नीचे मिल रहा था, 3-4% नीचे आया था। ये पहला मौका होता है 1 आध शेयर 2 शेयर टाइप ऐड करने का। ऐसे टाइप के मौकों का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। ओके सर, माय पोर्टफोलियो पतंजलि, आरती, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, TCS, स्नोमैन, इन्फोसिस, ADR। हो इतनी बड़ी लिस्ट को मैं कैसे अशोक जी मैं देखूंगा? सबके सब इतने सारे नाम है, अब एक एक का तो नाम बोलूंगा तो क्या ही बोलूंगा। सर बहुत सीधी सी गणित है, एज ऑफ नाउ सारे नाम ठीक लग रहे हैं ऑन अ फेस ऑफ इट, 1 2 को छोड़ दीजिए तो। जो आपने जहां आपको गेन आ रहा हो 50-100% के आसपास, वहां थोड़ा कैपिटल निकाल लेने में बुराई नहीं है। कल एक किसी भाई साहब का सवाल था, वो मेरे से मिस हो गया था, मैं रात में पढ़ता हूँ सारे कमेंट, तब मैंने देखा उसमें लिखा था कि उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज 475-490 रुपए के दाम के हैं और अब रिलायंस 2800-3000 रुपए आ गया है, क्या करना चाहिए? उनको भी कैपिटल निकाल लेना चाहिए? नहीं, उनको कोई कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल के लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हैं। किसी वर्स्ट डे में भी रिलायंस 400 रुपये नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये बाजार ऐसा दाम दिखाएगा नहीं, इसलिए कि उसकी अर्निंग देखो आप। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंपनी की अर्निंग जब उसका दाम 400 रुपये था तब वो 100 रुपये कमाती थी, आज 2000 रुपया है वो 1000 रुपये कमाती है। तो अगर वो टूटे के दिन 400 रुपये आएगा तो कमा तो 1000 ही रुपये रही है ना। तो अर्निंग बाजार तुरंत आइडेंटिफाई करेगा, तुरंत उसे खींच देगा। सो ये मतलब ही नहीं होता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए आप बने रहो। अब आप एक लेवल के बाद उस लेवल से भी ऊपर निकल जाते हो जहाँ को प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये वो लेवल है। सो ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये चीज़। तो तब तक अगर आप वो लेवल पे नहीं जा रहे हो, थोड़ी कटाई छटाई करके अपना प्रॉफिट निकाल लो। अगर आपको लगता है कि आप वो लेवल तक के लिए कोई इशू नहीं है आपको, तो आप आराम से बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। My take on HDFC Bank, after reading HDFC Bank result tomorrow can see HDFC Bank up 3%। दास साहब, मतलब ये बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं अक्सर शाम को, इंटरेस्टिंग होता है। कोई बोलता है इन्फोसिस का ADR 6% ऊपर है, TCS विप्रो का ADR 15% ऊपर था, क्या होगा कल? अरे अगर अच्छी स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, तो ऊपर कल जाए या वो नीचे कल जाए, नीचे जाएगा तो आपको ऐड करना है, ऊपर जाता है होल्ड करना है। आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, ट्रेडर नहीं हो जो रोज के भाव देख रहे हो कि 2% ऊपर खुलेगा 3% नीचे खुलेगा। कहीं भी जाए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको किस चीज़ की घबराहट है? मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूँ तो शायद भाव भी नहीं देखते, 10 बजे सुबह अपना दिन शुरू करते हैं, क्योंकि उनको फर्क भी नहीं पड़ता शेयरों का दाम कहाँ है। जिस भी दिन उन्हें लगेगा कि रीजनेबल दाम आ गया है वो ले लेंगे, नहीं लगेगा रीजनेबल बाजार नहीं है तो निकल जाएंगे। तो ऐसे काम होता है। आप रोज रोज 3% ऊपर 4% नीचे के चक्कर में रहोगे तो कभी भी ये नहीं सोच पाओगे आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर ही हो, एक्चुअल में इन्वेस्टर बन के बैठे हो। ऐसा मत करो। HDFC बैंक के नंबर वैसे अच्छे हैं, ऑन अ फेस ऑफ इट भी अच्छे हैं, और डीप डिटेल भी जो फर्स्ट कट आए अच्छे ही बोल रहे हैं वो सब लोग। सो नंबर अच्छे हैं HDFC बैंक के।
कल ऊपर खुलेगा या नीचे, ये सब कुछ डिपेंड करता है प्री पोजीशनिंग पर। प्री पोजीशनिंग का हिस्सा थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड है, थोड़ा बहुत नहीं भी है, लेकिन एचडीएफसी बैंक कल तेजी दिखा सकता है। सो बाकी अब पता नहीं, एनालिस्ट कॉल में बातचीत चली रही है अभी, एनालिस्ट कॉल कुछ डिटेल में बोल ना जाए, लेकिन सो फार नंबर के हिसाब से एचडीएफसी बैंक अनुमान से बेटर आया है। आईओसी 92 एंड टाटा पावर 252। ये किसी ने अली साहब ऐसे ही आईओसी पे सवाल पूछा था, तो मेरे बिहाफ पे किसी भाई साहब ने जवाब दिया था कि अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी है, आप थोड़ा कैपिटल निकाल लो, बाकी शेयरों में बने रहो। इस जवाब में कोई खामी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अली साहब एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपका जो व्यू और विज़न डिविडेंड यील्ड का है, मान लेते हैं, तो आप स्टॉक के साथ बने रह सकते हो कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है। 90 रुपये का शेयर 140 है, यानी 60 रुपया ऊपर है, तो आपकी खरीदारी से ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर आ चुका है, और एक दो डिविडेंड भी इस ड्यूरेशन में आपको मिला ही होगा, तो वो डिविडेंड मिला के कहीं 80-90% ऊपर आ गया होगा। आपको लगता है कि आप सिर्फ अब प्योर प्ले डिविडेंड इन्वेस्टर हो और आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो, तो आप निकल सकते हो। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा रिस्क ले भी सकता हूँ और डिविडेंड भी चाहिए और थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर सकता हूँ, तो भी आप इसे होल्ड कर सकते हो पूरी ड्यूरेशन के साथ। लेकिन थोड़ी सी कटाई छटाई में कहीं कोई बुराई होती नहीं है, तो थोड़ा कैपिटल फ्री करते रहो। हम आप सब लोग या रिटेल इन्वेस्टर वो नहीं होता जिनके पास पैसे का लगातार फ्लो रहता है कि यहाँ से पैसा आया जा रहा है और आप डाले जा रहे हो, ऐसे लोग बड़े फंड्स ही होते हैं। लेकिन आप लोगों के और हम लोगों के पास यह सिचुएशन यह है कि लिमिटेड पैसा होता है, तो थोड़ा ऊपर निकालोगे तभी तो नीचे डालोगे, इसीलिए थोड़ा पैसा निकालने में कोई खामी नहीं होती। बेटर है निकालते चलो, नीचे मिलता रहे तो फिर डालते चलो, इस तरह से आप करते रहो। क्वालिटी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छे नाम है, चला भी है आजकल और चलेगा भी। इलेक्शन पहले शायद चलना भी चाहिए थोड़ा बहुत और, लेकिन जो मोमेंटम आ रहा है उस मोमेंटम में आप थोड़ा सा अपना कैपिटल निकाल लेने में कोई बुराई नहीं है। इवन टाटा पावर तो आप होल्ड भी कर सकते हो। हर्ड दैट आईआरसीटीसी विल रीच न्यू हाई ऑफ 1500 एंड एलआईसी 1000 रुपया। तो अनिल सर आपने जहां से सुना है वही ज्यादा बेहतर टिप्पणी कर पाएगा ना। आप एलोपैथिक की बीमारी दिखा के होम्योपैथी की दवाई ले रहे हो, कैसे बताऊं मैं आपको। सो आपने सुना है, सही सुना होगा सर, मैं गलत थोड़ा ना कहूँगा इसको, लेकिन ठीक है, मैंने भी सुना था कि 1500 हो जाएगा आईआरसीटीसी कुछ समय पहले, चल भी रहा है, 1000 रुपये भी आ गया। तो अभी तो बाजार की तेज़ी है और तेज़ी में सब कुछ अच्छा ही दिखता है, और जब बुरा होता है तो सब कुछ बुरा ही दिखता है। तो जब तक तेज़ी है तब तक सब अच्छा है। आपको 1500 भी दिखेगा, एलआईसी 1000 भी दिखेगा, बड़ी बात है 2000 भी दिख जाए, लेकिन जब तक चीज़ें पलट नहीं रही हैं, एवरीथिंग इज़ रोजी टिल बियर मार्केट ना आ जाए, तो आप तब तक बने रहो, राइड करो। दोनों कंपनियां खराब नहीं हैं, चली भी अभी अभी है, तो अभी चलना चाहिए इनको। और इनफैक्ट एलआईसी में तो ज़्यादा बड़ा ट्रिगर है कि इसमें होल्डिंग है ही नहीं ज़्यादा बाजार में, 97% प्रमोटर के पास है, 3% का फ्री फ्लोट है। कॉर्नर होते होने में टाइम लग गया होगा, पता लगा, लेकिन चलना चाहिए अभी मेरे ख्याल से। और थैंक यू मुकेश सर, मुझसे बोल रहे हैं कि आई एम फैन ऑफ योर रियलिस्टिक व्यूज़। मुकेश सर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, रियलिस्टिक व्यूज़ नहीं बोलते हैं। थर्मैक्स पे मुकेश जी वैसे कंपनी ठीक है, बट प्रेफरेबली आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलिकॉन इज़ अ गुड ऑप्शन इवन। आज एक वो कंपनी थी इसमें एलगी इक्विपमेंट्स इज़ अ गुड ऑप्शन, एलिकॉन इज़ अ गुड ऑप्शन। एलिकॉन ही था, एलिकॉन इज़ अ गुड ऑप्शन। थर्मैक्स भी इज़ गुड टू होल्ड, पुरानी कंपनी है, आज की नहीं है। आगा मैम इसे बहुत समय से चला भी रहे हैं और दे हैव डन वंडर्स विद इट। अगर आपके पास है तो आप बने रहो। कैपिटल गुड स्पेस वैसे ही पिकअप कर रहा है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो सेक्टर यही काम करेगा, सीमेंस हो या एबीबी हो। बट क्योंकि पिछले साल का बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था, तो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। अब ऐसा नहीं है ना कि हर चीज़ कोई पेरेनियल चलती रहेगी, तो थोड़ा सा हल्का हो सकता है। क्वार्टरली नज़र रखना नंबर्स के ऊपर, और क्वार्टरली ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ये 3 पार्ट के ऊपर आप ध्यान रखना। 2 कंपनी ठीक है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, अच्छा स्टॉक भी रह सकता है विद टाइम, आप मतलब होल्ड कर सकते हो पोर्टफोलियो स्टॉक में। लेकिन मतलब नंबर्स पे आप जरूर नज़र रखना इसके, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके चलते हो हमेशा बड़े बड़े गेन्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। स्लोली स्टेडली 20% 25% देने वाला आइटम है, आराम से आप इसको रख सकते हो। According to you, should I add IRFC at this level or wait for a dip? My goal is for dip long term. मुकेश जी देखो, मैं अगर बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है मुझे IRFC से निकल जाना चाहिए, तो आपको थोड़ा ऑड लग सकता है, और आप नहीं, आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऑड लग सकता है कि IRFC इतनी बढ़िया तेज़ी में मैं क्यों निकलूँ। क्योंकि सर मैंने ये सीखा है कि बाजार तेज़ी का जो भाव दिखाता है वो निकलने के लिए दिखाता है। मंदी में वो ना सर्किट गोज अप में आप माल बेचोगे, सर्किट गोज डाउन में माल नहीं बिकता, सर्किट गोज डाउन में माल लिया जाता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट ही कहती है।
आप कहोगे अभी तो तेजी शुरू हुई है, एग्री, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गया है, कुछ समय बाद ये 2 लाख करोड़ भी हो जाएगा, 2.5 लाख करोड़ भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ लेकर उस रिस्क को काउंट करने की बजाय मेरे पीछे जो एक बहुत बड़ी तेजी मैं देख के आऊँ उसको भी तो देखूंगा ना। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ी तेजी अभी इसमें बाकी है, मतलब दोनों तरह के मत मान लेता हूँ। एक तरफ है कि बहुत बड़ी तेजी पेंडिंग है, अगर तेजी पेंडिंग है तो आप 100 शेयर लेकर रख लो, अगर नीचे आएगा तो और ऐड कर लेना, नहीं आएगा तो जो 100 मिले वही आपके साथ थे, बाकी कोई और, मनी हैज़ नो कलर, या तो IRFC हो या एयरकॉन हो या आयरेडा हो, क्या ही फर्क पड़ता है, आपको एक लेसन मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं आप फंस गए तो आपको दूसरा लेसन मिल जाएगा कि हाँ ये नहीं था सही चुनाव, ऑलरेडी भाग चुका है। देखिए PSU बास्केट में वैल्यू होती है, क्वालिटी होती है, डिविडेंड होता है, सब अच्छा होता है, लेकिन कैच क्या है कि जब वो फंस जाते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इस बार ये तेजी एक ऐसी बुल मार्केट में है हम PSU की जो किसी ने नहीं देखी आज तक, मतलब मैंने भी नहीं देखी पिछले कई सालों में। सो इतनी बड़ी बुल मार्केट का एंड कहाँ होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ होगा जब होगा वो जाएगा लंबे समय के लिए, तो उसका ज़रा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा पेरिनियल बाइंग रहेगा। इंडिया ग्रोथ स्टोरी आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी थी, लगातार चल रही है ना ग्रोथ स्टोरी, एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी के नाम पर जो शेयर चल रहे हैं वो ज़रूर मोमेंटम बेस्ड हो सकते हैं। तो ज़रा ध्यान संभल के, मतलब आप स्कूटर्स इंडिया को देखो, STC को देखो, MMTC को देखो, वो भी चल रहे हैं जबकि उनके धंधे जीरो हैं, लेकिन IRFC ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छी कंपनी और चल रही है। सो आपको पिक करना है कि आप सही स्टॉक ही चुन रहे हो ना, उठाते समय और कितने समय के लिए हो। मेरे हिसाब से अगर आपके पास IRFC है तो आप पैसा निकाल के, कैपिटल निकाल के फ्री के शेयरों में बने रहो, लेकिन अगर आप नया लेना चाह रहे हो तो जरा छोटी छोटी क्वांटिटी में एंटर करना, ताकि आपको ये रिस्क ना रहे कल को नीचे आ जाए तो आप फंस जाओ, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके आगे बढ़ते हैं, और NHPC होल्ड फॉर 2 ईयर, अगेन प्रिंस सर सेम सही जवाब है, यहाँ पर भी बहुत समय बाद चला है तो अभी तो आप बने रहो एंड वेट एंड वॉच हाउ इट गोज गोइंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंगली कॉल लेना इसमें। अब जरा कुछ YouTube और Instagram के मैसेज भी देख लेते हैं। सबसे पहले रेणुका शुगर में क्या करें सर, 20,000 शेयर है, 49 के लॉन्ग टर्म व्यू है, तो सर आप बने रहो, अभी तो इतनी बड़ी पोजीशन में लॉस तो क्या ही बुक करोगे, बट जस्ट वेट। शुगर साइकिल को लेकर क्या सिचुएशन है, इस कंपनी का 32-34 वैसे भी एक बढ़िया स्टॉप है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, बने रह सकते हो। ये छोटे दाम पे मत जाना कि छोटा दाम है तो ये शेयर अंडर वैल्यू है, वैल्यू बाइंग है, ये क्योंकि इक्विटी बड़ी है इसकी, छोटे दाम के साथ साथ पुरानी कंपनी है, जब एक बार ये NCL टीम चली गई थी, फिर इसमें विल्मर आ गया, उसके बाद टर्न अराउंड हुआ, उसके बाद चला, तो ये पूरी कहानी इसकी है छोटे छोटे शब्दों में। लेकिन बेटर इज कि आप अभी तो बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। आफ्टर वॉकिंग वॉच, अच्छा HDFC बैंक पर हो गया। टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर 52% प्रॉफिट बट ओन वेरी लेस, व्हाट शुड आई एवरेज, बुक प्रॉफिट, एग्जिट, कुछ मत करिए मेरे ख्याल से, दोनों में रुद्राक्ष साहब आप बने रहो, टाटा कंज्यूमर में भी एंड टाटा पावर में भी, आप प्रॉफिट ही बुक मत करो, आप कैपिटल ही मत निकालो, आप बस बने रहो। इसलिए नहीं कि आपको 50% गेन है, ये गेन कम भी हो सकता है कभी भी, बट आपकी क्वांटिटी कम है, तो किसी दिन गेन कम हो और आपको लगे मेरा पूरा गेन चला गया, ऐसी सिचुएशन फील आने लग जाए, तब आप क्वांटिटी बढ़ा देना अपनी, तब आप क्वांटिटी सब्सटेंशियल वे में धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाना। ऐसे किसी खराब मौके का इस्तेमाल करो, जो खराब मौका देगा, बाजार देता है, सबको देता है, सारे स्टॉक में देता है, वो खराब मौके का इस्तेमाल करके आप आराम से इसकी क्वांटिटी लेना, लेकिन धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करना, ताकि खराब मौकों का इस्तेमाल करो, खराब मौके की जगह, और जब बहुत ऊपर निकल जाए तब थोड़ा कैपिटल आप निकाल लो और आपके सब्सटेंशियल क्वांटिटी हो, तो विद टाइम डिविडेंड भी देंगी, दोनों कंपनी अच्छी है, तो आप आराम से बने रह सकते हो, ऐसा हार्म नहीं है इसमें। सर जियो फाइनेंशियल रिसीव डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस, शुड दैट बी पास्ड ऑन टू जियो फाइनेंशियल शेयर होल्डर? देखो सर ये बहुत ही मतलब मैं फैसला नहीं लूंगा ना, ये कंपनी का बोर्ड फैसला लेगा कि उन्हें क्या करना है अपने डिविडेंड को, जो कि उनको मिलता है, शेयर होल्डर्स को पास ऑन करना है कि नहीं, और प्लस उनके खुद के कारोबार भी तो हैं, पहले एक्सपेंशन तो पूरा करेंगे ना। सो वो डिविडेंड की स्टोरी और ये सारी स्टोरी तो बाद की बात है, पहले तो 2 और 3 मेजर ट्रिगर जो इस कंपनी के साथ हैं, उसमें एक पहला है रिलायंस के अंदर की तेज़ी, रिलायंस की तेज़ी की बाद जियो की तेज़ी, और प्लस इसके इंडिविजुअल कारोबार की ग्रोथ। अगर इसके इंडिविजुअल कारोबार पिकअप लेता रहेगा तो नंबर्स में रिफ्लेक्शन आएगा, इसीलिए ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड प्लस प्रमोटर की बाइंग नीचे 210-215 के जोन्स, तो प्रमोटर दोबारा अब कहाँ एक्टिव होते हैं, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अभी तो आप बने ही रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच हाउ डेवलपमेंट गोज। अगर आपके फ्री के शेयर मिले रिलायंस वाले, फिर तो आपको कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि 2900 पे शेयर अलॉट हुए थे, 250 शेयर ये मिल गए, प्लस रिलायंस नया हाई काट गया, तो आपके शेयरों की वैल्यू तो वैसे ही बढ़ गई है, तो आप आराम से बैठे रहो,
फ्री के शेयर ले लेके, और आपको अगर नया शेयर ले रखा है तो भी आप भाव से तो ऊपर ही होगा आपके, क्योंकि हाई के आसपास ही था ये शेयर। सो एज ऑफ नाउ तो बने रहने में कोई हार्म नहीं है, बट तैयार रहो, जैसे ही मार्केट घूमता है, कुछ नीचे होता है, तब एक्टिविटी ज़्यादा पता चलेगा। सन फार्मा एडवांस बहुत चला है राकेश जी, थोड़ा समझ लेना। दो ये कंपनी है अच्छी, रिसर्च बेस्ड बिजनेस के अंदर है, जिसमें वो सिंजिन काम करती है, उसी का ही दूसरा यहाँ पर काम सन फार्मा के लिए करती है। कंपनी अच्छी है इन टोटल, और नंबर भी इसके अच्छे आए थे। एज ऑफ नाउ कंपनी अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, बस मोमेंटम को राइड करना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। Sir, many 9 to 5 office workers like me are unable to ask question. I usually watch your show at after 6 p.m. Got a chance today. Please tell me about Nalva Sons investment. अमित जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप 9 से 5 काम करने के बाद अपना समय निकालते हैं मुझे सुनने के लिए। आप या आप जैसे जितने भी लोग हैं सब, उन सबको मेरा शुक्रिया। और रही बात आपके सवाल की, तो ये नालवा सन्स बेसिकली जिंदल ग्रुप की पेरेंट होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को लेके सेबी का एक नया रूल आया हुआ है, जिसके बाद ये सब चले थे। वो रूल आया नहीं है, लेकिन उसको ड्राफ्ट में डाला हुआ है, जिसके ऊपर सेबी फैसला कभी भी ले सकता है, जो लिया नहीं है अभी तक। बातचीत ये है, अभी तक कंफर्म नहीं है, बातचीत ये है कि जो होल्डिंग कंपनी अगर खुद कोई काम नहीं करती है और सिर्फ कंपनियों की ओनरशिप रखती है, जैसे गोदरेज इंडस्ट्री है, वो होल्डिंग भी है और काम भी करती है, लेकिन नालवा सन्स है जो होल्डिंग भी है और काम नहीं करती है। ऐसी कंपनियों में जो कंपनियां काम नहीं करती हैं, उनको या तो शेयर होल्डर्स को अपने शेयर को वापस करना है या उन्हें डीलिस्ट करना है। तो इस तरह की खबरों के बीच में ये शेयर एकदम से भागे थे सारे। जब तक ये ड्राफ्ट, अगर ये ड्राफ्ट आ जाता है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि तमाम वो कंपनी डीलिस्टिंग करेंगी। डीलिस्टिंग करने के लिए शेयर चाहिए होंगे, शेयर बाजार आप ही लोगों से शेयर खरीदे जाएंगे 92% होल्डिंग लाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे उनको, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर ऐसा फैसला आ जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ये ऐसी ही रेंज में ट्रेड करते रहेंगे। हैविंग सेड दैट, जैसे जैसे ग्रुप की ग्रोथ है, वैसे वैसे होल्डिंग कंपनियों की ग्रोथ है। तो आप होल्डिंग कंपनी लेके बैठ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग की उम्मीद मत रखना, इसमें मोमेंटम की उम्मीद मत रखना। ये स्लोली एंड स्टेडली ग्रुप की ग्रोथ के हिसाब से चलते रहेंगे। होल्डिंग कंपनियों में 100 रुपए की अगर हिस्से की वैल्यू रखते हैं ये लोग अपने पास, तो 60% उसके शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। 60% डिस्काउंट कर, मतलब सॉरी 40% उसके हिस्से की वैल्यू नहीं। 100 रुपया अगर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है कंपनी की, तो 40 रुपया कहीं कंपनी के शेयर का दाम होना चाहिए। आमतौर पे 60% डिस्काउंट होते चलते हैं, वो उतना ही डिस्काउंट होता है जितना आप शेयर गिरवी रख के पैसा उठाते हो, उतना ही वो इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप इसे मानकर चलना। प्रोड्यूसर साहब का जवाब आने वाला होगा, सर खत्म करिए। हाँ आ गया, सॉरी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। बहुत बहुत माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। आपसे मुलाकात हुई कल। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।